हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं राहुल कांत आपका स्वागत करता हूँ ज्ञान एवं मोक्ष की धरती से इस चैनल पर जिसका नाम है द कॉम्पिटिटिव क्लब। जैसा कि आपको पता है कि रात ठीक 9 बजे आपका ये साइंस स्पेशल बैच चालू है, जो कि आपको अभी जो मेन हम लोग का टारगेट में मतलब ध्यान रखते हुए जो टारगेट हमने लिया है वो रेलवे के लिए लिया है और आपका बीएसएससी दरोगा ये सब जो एग्ज़ाम आगे आने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो हम लोग का साइंस स्पेशल बैच है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या स्क्रॉल करते करते आपके नज़र में ये चैनल आ गया है, तो यहाँ पे साइंस का बहुत अच्छा से क्लास चल रहा है। इसका क्लास लगभग 19-20 क्लास हमारे हो चुके हैं, जिसमें हम लोग ने फिजिक्स, सिर्फ अभी फिजिक्स को कंप्लीट किया है और वो भी अच्छे से थ्योरी पूरा कंप्लीट कराते हुए किया है, एक टारगेट बैच के रूप में किया है। ठीक है, तो आज से हमको बायोलॉजी स्टार्ट करना है, तो आज हम बायोलॉजी के बारे में कुछ कुछ बता के चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स हो गया कंप्लीट, आज से बायोलॉजी स्टार्ट करना है। तो बायोलॉजी जैसे आज से स्टार्ट करना है हम लोग को, बायोलॉजी क्या कहते हैं इसको, जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, ठीक है। अगर बात कहें तो बायोलॉजी के अच्छा, पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक, देखिए बायोलॉजी जो भी वनडे एग्ज़ाम दीजिएगा ना, वनडे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव, चाहे आप वो रेलवे दे दीजिए, चाहे आप एसएससी दे लीजिए या बीएसएससी दीजिए जहाँ पे 25 नंबर का स्पेशल साइंस पूछता है ना, या फिर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दीजिए, दरोगा दे दीजिए, इन सब में जो बायोलॉजी है, अगर साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं ना तो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है बायोलॉजी। बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और बायोलॉजी जानते भी हैं कि बायोलॉजी कोई टफ नहीं है, कुछ समझने का उतना नहीं है। ज़्यादातर क्या है, बस देखो और याद करो, देखो याद करो, एक ही चीज़ को 10 बार 20 बार पढ़ लो, याद हो जाता है। बायोलॉजी इतना टफ भी नहीं है और आप लोग के लिए तो ऐसे भी नहीं है। आप लोग तो चाहते हैं कि बायोलॉजी हम लोग ज़्यादा पढ़ें, है ना, ऐसे इंटरेस्टेड चैप्टर होता है बायोलॉजी। सही बात, ठीक है। तो अगर हम पहले बात करें, हम लोग सिलेबस अगर डिस्कस करें बायोलॉजी का सिलेबस, तो पहले हम बता चुके कि जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल के बारे में, जिसको हम लोग साइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब सेल के बारे में, सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सेल में क्या क्या होता है, कितने प्रकार के सेल्स होते हैं, सेल का खोज कौन किया था, सेल के सबसे पहले खोज किसका हुआ था, बाद में कौन किया, कितने प्रकार हुए, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब के बारे में, प्रोटोप्लाज्म, ये सब के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना होता है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, समझ आया। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, 2 to 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में। आप चाहे रेलवे का उठा के देखिए, चाहे आप बीएसएससी उठाइए, चाहे बिहार दरोगा उठाइए, एसएससी, इवन एसएससी उठा के देखिए, आपको लगभग 99% सेल से क्वेश्चन पूछता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है सेल। समझ आ गया। सेल को क्या कहते हैं हिंदी में? सेल को कोशिका कहते हैं हिंदी में, सेल को कोशिका। ठीक है, टॉपिक नाम दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, ठीक। स्केलेटन सिस्टम क्या, जिसमें हम लोग अपने शरीर का जो हड्डी हुआ, जितने भी हड्डी हैं, टोटल कितने हड्डी हैं? 206। वो पूरा एक एक करके सिर से लेके, एड़ी से लेकर के चोटी तक 206 हड्डी होते हैं। वो 206 के 206 हड्डी हम लोग याद करेंगे स्केलेटन सिस्टम में। एक एक हड्डी, मतलब कि जब सबको क्या पता रहता है कि शरीर में सिर्फ 206 हड्डी है, लेकिन आपको वो 206 के 206 हड्डी नाम याद रहेगा। पूरे 206 हड्डी याद हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा हड्डी है, क्या नाम होता है, वो इसमें पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम।
सर्कुलेटरी सिस्टम। हालांकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे, इसी में हम सब पढ़ा देंगे, मतलब कि ह्यूमन ब्लड इसी में पढ़ा देंगे, ह्यूमन ब्लड। ठीक है। अब सर्कुलेटरी क्या होता है? जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड चलता है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, इधर उधर चल रहा है, उसी को तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। सही बात है। अब बताइए कि जब सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है तो उसमें हमारा ह्यूमन ब्लड भी चल रहा है ना? हाँ, तो ह्यूमन ब्लड इसी में आएगा। इवन इसके बाद जो हार्ट होता है, हार्ट के बारे में भी इसी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, हार्ट के बारे में भी इसी में ही हमको पढ़ना है। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के। क्लियर हो गया जी? ठीक। चौथा चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग, हाँ, इसी में जो पूछ रहे हैं, इसी में आरबीसी डब्ल्यूबीसी आता है, आरबीसीएस डब्ल्यूबीसीएस या प्लेटलेट्स, इसी में पढ़ना होता है। इसी में हमारा प्लाज्मा होता है। ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं? 4। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं सॉलिड पार्ट, एक को कहते हैं लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट कौन सा होता है? प्लाज्मा, और बाकी सब सॉलिड में आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो करेंगे कौन सा? एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया एक चैप्टर, सिस्टम। जब एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है? जैसे हमने खाना खाया, खाना खा के वो किस किस प्रोसेस के जरिए वेस्ट बन के शरीर से बाहर जाता है, वो पूरा पढ़ना होता है हमको। किस में? एक्सक्रेटरी सिस्टम में। खाना खाया, पानी पिया, जो भी किया वो सब हमको पढ़ना है किस में? एक्सक्रेटरी सिस्टम में। ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर कहें, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जिसको हम लोग पोषण कहते हैं, पोषण। ठीक, पोषण, पोषण चैप्टर। अब पोषण में क्या क्या होता है? जैसे हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं जिससे हमको पोषण मिलता है वो सब हमको पढ़ना है। जैसे कि विटामिन, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं, किस विटामिन का क्या नाम है, उस पर कौन खोज करता है, तो ये सब हमको पढ़ना है किस में? न्यूट्रिशन में। विटामिन के अलावा कार्बोहाइड्रेट का क्या ज़रूरत है, फैट क्या काम करता है, लिपिड क्या काम करता है, प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो ये सब के सब हमको पढ़ना होता है किसमें? न्यूट्रिशन चैप्टर में। ठीक है। और ये बायोलॉजी एक थोड़ा सा वास्ट, थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है बायोलॉजी, इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। 1 मिनट देख लीजिए जब तक। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन चैप्टर 5वां। न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन के बाद कहें छठा चैप्टर, 6 चैप्टर। 6 चैप्टर हो गया हमारा क्या? हाँ हाँ, अरे वो नाम भी रखेंगे भाई, जिस पे तुम लोग सोच रहे हो वो भी रखा जाएगा। ठीक है। अब देखो इसके बाद हार्मोन्स का चैप्टर, हार्मोन्स, हार्मोन्स वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे। 7th चैप्टर रिप्रोडक्टिव, बस भाई इसी को तो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 8th चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? तो 8th चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, डिजीजेज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है। 9 चैप्टर रिप्रोडक्टिव, सेल, स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स। ह्यूमन, ये नर्वस सिस्टम, ये भी अच्छा चैप्टर है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। इसके बाद जो भी रह गया छोटा मोटा चैप्टर उसको भी करेंगे, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? बोटनी। एक बार में बोटनी करेंगे, 2-3 क्लास लेके ख़त्म कर देंगे इसको। ठीक है। तो ये हमको टोटल ये 10 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं।
10 चैप्टर, इसमें से देखो ह्यूमन डिजीज, बोटनी से भी क्वेश्चन लगभग आता है। यहाँ से देखिएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आएगा, और बोटनी से भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आता है। बोटनी से भी 2 से 3 क्वेश्चन, ह्यूमन ब्लड से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम से भी आ जाता है। तो ये सब क्या है, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर में आता है। क्लियर हुआ? अब ये सब जो चैप्टर है ये हम लोग को एक एक करके क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके क्या करना है, पढ़ना है। तो हम लोग हमको ये टॉपिक है, इसको हम लोग टारगेट लेके चलेंगे कि कोशिश करेंगे कि 18 से 20 क्लास में ख़त्म कर दे। क्यों? क्योंकि हम लोग एक टारगेट बैच के रूप में लेके चल रहे हैं इसको, है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा बोला गया था, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, ठीक है। अगर हम सेल का, कोशिका विज्ञान का बात करें, ठीक है, किसका बात करें, कोशिका विज्ञान का, तो होता क्या है सेल, व्हाट इज सेल। अब इस पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़, इस पूरी दुनिया में जो भी चीज़ आप मान के चलो, कोई भी चीज़ लेके चलो, जैसे ये टेबल है, तो ये टेबल भी एक छोटा छोटा कण से मिलके बना होगा। ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी क्या एक छोटा छोटा कण से मिलके बना होगा। ऐसे भी सुने होंगे कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मोलिक्यूल इज कॉल्ड एटम। हर चीज़ एक एटम से, यानी सबसे छोटा यूनिट से मिलके बना है ना। कोई भी चीज़, ये पेन क्या है, ये भी पहले एक छोटा सा कोई कण होगा, उसको मिला मिला के एक बड़ा सा पेन बना दिया, ठीक है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ है, पूरी दुनिया में जो भी चीज़ है वो क्या है, एक छोटा सा कण से मिलके बना हुआ है। ऐसे ही हमारा शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी भी क्या है, एक छोटे से कण से मिलके बना है। कैसे? कण से, यानी एटम से। और उस एटम को क्या कहते हैं, सेल। यानी कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। इस दुनिया में कोई भी जीव है, ठीक है, कोई भी जीव, एनी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी जीव है वो सेल से ही मिलके बना है। उसके जीवन की जो उत्पत्ति हो रही है वो सेल से हो रही है, यानी जो वो सबसे पहली बार उसका जो पार्ट बनता है वो सेल बनता है, ठीक है। वही सेल आगे चल के क्या करता है, धीरे धीरे ऑर्गन बनाता है, टिश्यू बनाता है, बॉडी बनता है, लेकिन सबसे पहला जो होता है वो सेल बनता है, ठीक। समझ गए इस बात को? जब देखे होगे कि जब कोई भी ह्यूमन बॉडी है वो जब बनता है तो सुनते हो ना कि वो एक जाइगोट, एम्ब्रियो के फॉर्म में रहता है ना। तो वो भी क्या है, एक छोटा सा सेल बनता है पहले, जिसको भ्रूण बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो वो क्या है, वो भी तो एक सेल है। वही सेल बहुत सारे सेल मिलकर बनाता है, और जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बन जाता है, ऊतक बन जाता है, और फिर वही टिश्यू बहुत सारे मिलते हैं तो ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और सब ऑर्गन का निर्माण, बहुत सारे ऑर्गन बन जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। और जब सब ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, तो मिलकर क्या बना देते हैं, एक बॉडी का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से सेल काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या डालेंगे कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, ठीक है। हिंदी में लिखें कि जीवन की सबसे छोटी इकाई को, या जीव की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है। जीव की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ये हो गया हमारा सेल, ठीक है। क्या इसके अलावा और भी कोई डेफिनेशन है क्या? हाँ, एक और है, याद हो तो, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है एक यूनिट, एक और, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ
इज कॉल्ड सेल। ठीक है, हिंदी में क्या होगा? जीवन की रचनात्मक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल संरचनात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अच्छा, फंक्शनल क्रियात्मक, जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन कई बार आता है कि कौन सा ठीक है। अब हम कहें कि ये जो साइटोलॉजी शब्द है इसका मतलब क्या हुआ? तो हम लोग जानते हैं सेल, तो ये जो साइटो हुआ ये वाला, ये तो ये साइटो को ही कहते हैं हम लोग सेल, या पहली बार इसको बोला गया था सेल्यूला। इस सेल्यूला को बाद में क्या कर दिया गया? सेल बोल दिया गया। ठीक है, और इस लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी करना। तो सीधा सीधा कहें तो इसका मतलब होता है कि द स्टडी या टू स्टडी ऑफ सेल, यानी सिर्फ स्पेशल अगर सेल की पढ़ाई कोई करते हैं, जैसे आप लोग हॉस्पिटल में गए होंगे ना, आप लोग हॉस्पिटल में गए होंगे, हॉस्पिटल में गए होंगे तो देखते होंगे किसी को दिल का बीमारी है तो वो कहेगा सर हमको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो वो एक स्पेशल डॉक्टर हो गए दिल के बारे में, हार्ट के बारे में। या कोई ब्रेन के बारे में तो सर हमको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है? किसी का गला कान नाक में है तो ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना है? तो ये सब क्या है? स्पेशल। वो लोग उस चीज के बारे में ही अध्ययन एकदम डिटेल में पढ़ के आए हैं, तो उनको सब चीज पता है। तो वैसे ही अगर सिर्फ सेल के बारे में अगर पढ़ना है आपको, सिर्फ किसके बारे में? सेल, कोशिका के बारे में सिर्फ पढ़ना है, तो उसको कहते हैं साइटोलॉजी। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? साइटोलॉजी। यानी अगर तो स्टडी ऑफ सेल कीजिएगा तो क्या कहेंगे इसको? साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? साइटोलॉजी। समझ गए जी? समझ गए सर। तो जो ये साइटोलॉजी टर्म है, साइटोलॉजी क्या चीज? साइटोलॉजी जो टर्म है, टर्म, ओहो, जो साइटोलॉजी टर्म है ये फर्स्टली कौन बोला था? STLY। साइटोलॉजी टर्म फर्स्टली यूज्ड बाय कौन थे? मतलब कि सबसे पहले साइटोलॉजी शब्द बोलने वाले का क्या नाम था? नहीं, रॉबर्ट हुक नहीं था। अब देखिए सब ने एकदम 100% सब ने बोला हाँ रॉबर्ट हुक। नहीं, रॉबर्ट हुक नहीं, वो थे हार्टविंग। क्या नाम था इनका? हार्टविंग। इन्होंने साइटोलॉजी बोला था सबसे पहले। सबसे पहले बोलने वाले कौन थे? साइटोलॉजी हार्टविंग। इन्होंने बोला था, क्या बोले कि इन्होंने सिर्फ बोला था, ठीक है, डिस्कवरर यानी खोजकर्ता नहीं थे ये। तो खोजकर्ता कौन थे? तो सेल कहेंगे कि सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल का डिस्कवर कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। और कब किए थे? 1665 ईस्वी में। कब किए थे? 1665 ईस्वी में, यानी कि 1665 में। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट? क्या कि सेल के जो खोज, यहाँ भी लिख देते हैं कि सेल के जो डिस्कवर किए थे या क्या कह सकते हैं इनको? फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक कब किए थे? 1665 ईस्वी में। ठीक है, और जब इन्होंने इसका खोज किया तो एक, जैसे कोई भी खोज करता है तो उसके बारे में वो किताब में लिख के जाते हैं ना, एक अपना एक बहुत बढ़िया सा प्रेजेंटेशन बनाते हैं
तब जाके आगे उसको दिखाते हैं, देखते हैं, सौंपते हैं। ठीक है, 1 मिनट जरा रुकिएगा। हेलो, अभी तो पढ़ा रहे हैं रवि जी, 10 मिनट में छुट्टी करके ना निकलेंगे, कोचिंग में है, यहाँ गया कॉलेज, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को? क्या बोले कि फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, तो इन्होंने एक बुक लिखा था अपना, उस बुक में इसका वर्णन किया है जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया ये बुक लिखा था। तो बुक का कई बार नाम आ जाता है बुक का कि फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक है, लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था? तो माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। या फिर आता है उल्टा करके कि माइक्रोग्राफिया बुक किसके द्वारा लिखा गया था, किसके रचयिता है, इसके रचयिता कौन है? तो रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहें तो यहाँ माइक्रोग्राफिया हो गया। तो ये फादर क्या थे? ये फादर ऑफ साइटोलॉजी थे ना। क्या थे ये? फादर ऑफ साइटोलॉजी। कौन? रॉबर्ट हुक। आप कहिएगा कि बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगला पॉइंट भी यही है कि ये तो फादर ऑफ साइटोलॉजी थे, लेकिन हम कहेंगे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन होंगे? मॉडर्न, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। कोशिका विज्ञान के जनक तो रॉबर्ट हुक हो गए, जो हम लोग बहुत दिन से, ये पहले से भी याद था। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन होंगे? क्या लगता है कौन हो सकता है? तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक थे स्वानसन। क्या नाम था इनका? स्वानसन। तो ये सब याद रखना है। ठीक है, रॉबर्ट हुक, स्वानसन। स्वानसन ने भी एक बुक लिखा था, स्वानसन के द्वारा भी एक बुक लिखा गया था, इनके द्वारा भी एक बुक लिखा गया था जिसका नाम था द सेल। ये किताब उन्होंने लिखा था, द सेल। ठीक है, तो ये मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर थे स्वानसन, उनके द्वारा किताब लिखा गया था द सेल। तो क्या कोई इंडियन साइटोलॉजी के भी फादर थे क्या? यस, इंडियन साइटोलॉजी, यानी कहेंगे क्या कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। यानी भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे? तो वो थे ए के शर्मा। कौन थे? ए के शर्मा। ए के शर्मा। पूरा नाम था इनका अरुण कुमार शर्मा। ये इनका पूरा नाम था, अरुण कुमार शर्मा। क्या था? पूरा नाम था। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक अरुण कुमार शर्मा, ए के शर्मा जी। ठीक है, हो गया। अब यहां से चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा सेल के बारे में जानते हैं। ठीक है, व्हाट इज सेल, या सेल के बारे में कि सेल है क्या। तो जैसे सेल क्या है कि सेल दो प्रकार से होता है। ठीक है, अगर हम कहें कि सेल को उसके ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाने, ठीक है, लिविंग या नॉन लिविंग के आधार पे, तो सेल को दो टाइप्स में, दो पार्ट्स में माना जाता है। एक को कहते हैं डेड सेल, एक को कहते हैं डेड सेल। ठीक है, और एक होता है लाइव सेल। ठीक है, एक होता है क्या? लाइव सेल। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि जो रॉबर्ट हुक हैं, कौन? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 ईस्वी में इसका खोज किया था। अब ये रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे कि समझिए कि ऐसी घर के पीछे अपना टहलने चल जाते हैं, जंगल उंगल में पीछे था, पहले 1665 ईस्वी का टाइम था, उस समय तो पेड़ वगैरह भी बहुत थे।
तो ऐसे ही चल गए जंगल उंगल घूमने, और जाके देखा तो एक उनको पेड़ दिखा जिसका छाल बार्क उखड़ा हुआ था, क्या था, निकला हुआ था। अब उन्होंने जब इसको देखा तो भाई साइंटिस्ट आदमी थे, अब आपके और हमारी तरह थोड़ी है कि कोई अजीब देखेंगे तो डर जाएंगे कि अरे ये तो भूत है, जंगल में ये कौन आ गया, भूत आ गया, है ना, वहां से भागेंगे कि भागो 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 भूत है ना। यही तो होता है हम लोग के साथ। लेकिन ये थे साइंटिस्ट आदमी, इन्होंने देखा कि अरे ये छाल कुछ अलग क्यों है, बाकी सब पेड़ एक जैसा है लेकिन फिर भी ये छाल कुछ अलग हमको दिख रहा है, ये जो बार्क है। तो साइंटिस्ट आदमी थे, वो सोचने लगे वहां पर। तब उन्होंने क्या किया कि उस छाल को निकाला और अपने घर लेकर चल गए। कहाँ लेकर चल गए? घर लेकर चल गए। और अब 1665 ईस्वी में सोचे कि उस समय कोई माइक्रोस्कोप तो नहीं था ना, सूक्ष्मदर्शी तो नहीं था कोई, तो इन्होंने क्या किया था कि कुछ कुछ अलग अलग ग्लासेस को, कांच को रख करके एक अपने ही द्वारा माइक्रोस्कोप को तैयार किया हुआ था। इन्होंने क्या किया हुआ था? अपने द्वारा माइक्रोस्कोप को तैयार किया हुआ था। अब जब उन्होंने माइक्रोस्कोप को तैयार किया और उसके नीचे उस छाल को देखा तो उनको कुछ ऐसे डिजाइन दिखा था, देखिए कुछ ऐसे, कुछ ऐसे डिजाइन दिखा। समझ आया? कुछ ऐसे डिजाइन दिखा, कुछ इस प्रकार डिजाइन दिखा। और इसमें भी उनको क्या दिखा कि इसमें भी उन्होंने देखा कि इसमें कुछ छोटे छोटे, कुछ ऐसे बहुत सारे क्या दिख रहे थे, कुछ ऐसे डॉट्स दिख रहे थे। ऐसे छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे थे उनको। अब उन्होंने जब इसको देखा माइक्रोस्कोप में, कि एकदम ध्यान से देखा कि माइक्रोस्कोप में, ओहो ये तो ऐसा डिज़ाइन दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है दिखने में। तो इन्होंने कहा कि जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता, उसकी तरह दिख रहा था। जो उसमें स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे रूम्स होते हैं ना, उसकी तरह दिख रहा था कि ये तो छोटे छोटे कमरों जैसे लग रहे थे इसके अंदर। ठीक है। तब उन्होंने कहा कि अरे ये जो कमरे हैं ये तो सेल है भाई। क्या है ये तो सेल है। इन्होंने कह दिया इसको तो हम सेल कहेंगे। अब सेल कहेंगे तो सेल को तो बारे में फिर आगे पता चला कि सेल क्या था। सेल किसी भी जीवन की सबसे छोटी इकाई को कहते थे, और अगर जीवन है तो उसमें जीवन है तो वो चीज हिलना चाहिए था ना, मूवमेंट करना चाहिए था, थोड़ा बहुत हिलता हुलता। लेकिन उन्होंने देखा कि ये सेल तो है लेकिन कोई मूवमेंट, कोई किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं कर रहा है। अरे भाई मैथ में पढ़ा था ना आप लोगों ने, इनर्शिया। बस ये क्या था, इन्होंने इनर्शिया भी पढ़ा हुआ था सेल ने। तो क्या था कि ये बोले कि भैया हम पढ़े हैं, पढ़े रहने दो, हम मूवमेंट नहीं करेंगे। और जब उन्होंने देखा कि किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, किसने? रॉबर्ट हुक ने। तब कहा कि ये तो सेल तो है लेकिन कैसा सेल है? ये एक डेड सेल है। कैसा सेल बोला इन्होंने? डेड सेल है, यानी कि मृत कोशिका है। तब जाके सबसे पहली बार कोशिका का खोज हुआ। और कोशिका में कौन सा खोज हुआ? मृत कोशिका का खोज हुआ। कैसा कोशिका? मृत कोशिका। और इस मृत कोशिका का खोजकर्ता रॉबर्ट हुक थे। या सीधा सीधा सबसे पहले कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक कहानी और आया। ठीक है, ये जो कहानी चला ये चला 1674 में, वो 1665 का बात है। ठीक है, 9 साल बाद 74 में एक साइंटिस्ट और आए। अब इन साहब ने क्या किया, जो ये साइंटिस्ट हैं, ये साहब अपने घर के आगे जैसे पेड़ पौधा लगा रहे थे, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, मतलब गार्डनिंग कर रहे थे अपने उधर। ठीक है,
ठीक है, गार्डनिंग कर रहे थे, अब गार्डन में अपना पेड़ पौधा लगा रहे हैं, पानी उनी डाल रहे हैं, तो मिट्टी गीला हो जाता है, पानी से गीला ही होता है। ये भी नया बात बताएं आप लोग को, याद रखना है इसको कि पानी डालोगे तो मिट्टी गीला हो जाएगा। और उस पर अगर आप खड़े रहिएगा तो पैर में देखते हैं ना मिट्टी बहुत सारा चिपक जाता है, मिट्टी चिपक जाएगा। अब वो अपने घर जाता है तो पैर धो के ही जाता है, कोई भी जाएगा तो घर में पैर धो के जाएगा मिट्टी उट्टी साफ करके। तो जब वो पैर धोने गए तो वो भी उन्होंने वो मतलब वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि अरे उनके नाखून में जो मिट्टी है वो तो कुछ अलग मिट्टी लग रहा था, कोई अलग ही किस्म, मतलब मिट्टी का कुछ कह नहीं सकते कि ऐसा मिट्टी कहाँ से आ गया भाई, अब तक तो ऐसा था नहीं। उन्होंने कुछ अलग ही ऑब्जर्व किया उस दिन। तो उन्होंने भी क्या किया कि उस मिट्टी को निकाला और अपने ही द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप के अंदर जाके देखा उन्होंने, किन्होंने, इन साइंटिस्ट ने। कब? 1664 में। ठीक है, अब 1664 में जब इन्होंने देखा तो उस मिट्टी में कुछ इस प्रकार से कुछ जीव थे और ये क्या कर रहे थे, ये मूवमेंट कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके क्या कर रहे थे, हिल रहे थे अपने आप को, क्या कर रहे थे, ये हिल रहे थे अपने आप में। और जैसे ही ये हिल रहे थे तब इन साइंटिस्ट ने कहा ये तो सेल है। क्या है ये? एक सेल है। किसके रूप में सेल है? तो ये एक बैक्टीरिया के रूप में सेल है, यानी कि बैक्टीरिया है। और हिलने के कारण बोल दिया कि सेल तो है लेकिन कैसा सेल है ये है एक लाइव सेल। तब जाके लाइव सेल का खोज हुआ। किस में हुआ? बैक्टीरिया में हुआ। किस में हुआ? बैक्टीरिया में। और जिन्होंने ये पूरे लाइव सेल का खोज किया उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था इनका? ल्यूवेनहॉक, एंटोनी ल्यूवेनहॉक पूरा नाम था। तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने, कई बार सुने भी होंगे, ल्यूवेनहॉक से कई क्वेश्चन आता है कि किस किस का खोज किया इन्होंने। तो बैक्टीरिया का खोजकर्ता यही थे, लाइव सेल के खोजकर्ता यही थे, उसके बाद आरबीसी के खोजकर्ता यही हैं, प्रोटोजोआ के खोजकर्ता यही हैं, इसके अलावा स्पर्म सेल, ठीक है, गैमेट सेल, मेल गैमेट सेल होता है, स्पर्म सेल, तो इसके खोजकर्ता भी कौन थे? ल्यूवेनहॉक थे। तो लगभग इन 5 के लिए यही जिम्मेदार है ल्यूवेनहॉक साहब, जिन्होंने कहा कि नहीं हम ही ढूंढेंगे, सिलेबस बढ़ाएंगे हम लोग, है ना। तो ये इसको भी याद रखना, ऐसे नहीं लिखवाए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछ लेता है कि बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो समझ आया। तो सबसे पहले जो खोज हुआ वो डेड सेल का हुआ 1664 में। उसके बाद जो सेल का खोज हुआ वो लाइव सेल का हुआ 1674 में। कौन किए? ल्यूवेनहॉक किए। आरबीसी के खोजकर्ता भी ल्यूवेनहॉक है। क्लियर? यहाँ तक समझ गए हम लोग। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग को लगता है कि क्लास इंपॉर्टेंट है तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बताया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कहें तो सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत क्या बोला जाता है इसको? कोशिका सिद्धांत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कोशिका सिद्धांत। अब सेल थ्योरी क्या होता है? जिसके सेल थ्योरी का मतलब जो सेल के बारे में अपना अपना कोई विचार विमर्श रख के गए हैं कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, उसी को सेल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेल थ्योरी बोला गया वो ड्यूट्रोचैट ने बोला। सबसे पहले साइंटिस्ट कौन है? ड्यूट्रोचैट। हालांकि सबसे पहले जो सेल थ्योरी या सेल के बारे में बोला था वो किसने? रॉबर्ट हुक ने बोला था। क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो ड्यूट्रोचैट आए, इन्होंने बोला इस बात को 1824 में। कब? कहाँ? 1665 1674। उसके बाद डायरेक्ट कब आए? 1824 में। कौन आए? ड्यूट्रोचैट नामक एक वैज्ञानिक आए और इन्होंने कहा, अच्छा इनसे पहले थोड़ा सा इधर देखिए, जैसे हम कहें कि ये एक सेल है। क्या है ये? सेल है। ये सेल अगर बहुत सारे सेल बना दे, इस प्रकार, बहुत सारे सेल बना दे, तो इसको क्या कहेंगे? ये क्या है?
टिश्यू। क्या है ये? टिश्यू। यानी कि जो टिश्यू है वो बहुत सारे सेल को मिला करके बनता है। ठीक है, टिश्यू का मतलब क्या होता है? उत्तक, उत्तक। ठीक है, और बहुत सारे जब उत्तक टिश्यू मिला देते हैं तब वो बनता है ऑर्गन। यानी ऑर्गन किससे बनता है? टिश्यू से, जिसको हम लोग अंग बोलते हैं। ठीक, और जब बहुत सारे ऑर्गन बन जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गन सिस्टम। उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम, यानी हिंदी में अंग तंत्र। ठीक, और जब ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा तब एक क्या हो जाता है? एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया होता है हमारे पास, हम लोगों का जो बॉडी बनता है हम लोग का, इंसान का, ह्यूमन का। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो बोले वो हम सेल के बारे में बोले कि बहुत सारे सेल मिला के, क्या बोले? जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो एक टिश्यू का निर्माण कर देते हैं, है ना? बहुत सारे सेल मिला के किसका बना दिए? टिश्यू का निर्माण कर दिए, उत्तक का निर्माण कर दिए। अरे ये तो मजा आ गया सुन के कि सर से एक सेल हुआ और वही सेल से बहुत सारे मिल गए तो एक उत्तक बन गया। और यही बात जो सेल से उत्तक बनाने वाला बात है वो बोला था ड्यूट्रोचैट ने। किसने बोला था? ड्यूट्रोचैट ने 1824 में, कि जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो वो एक टिश्यू बना देते हैं, एक उत्तक बनाते हैं। इसी बात को इन साहब ने बोला था, ड्यूट्रोचैट ने। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी का पहला थ्योरी या दूसरा थ्योरी कह सकते हैं कि बहुत सारे सेल मिला के है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे कौन आए बोलने? अगले कौन आए? तो स्लाइडन और स्वान, SCHLIEDEN, स्लाइडन एंड स्वान नामक दो साइंटिस्ट आए और इन्होंने भी एक बात कहा। और इन्होंने कहा कब? 1838-39 में। इन दोनों सन में कहा, दोनों में से कोई एक। ठीक है, अब 38-39 में इन्होंने जो अपना बात रखा, इन्होंने जो कहा, इन्होंने कहा कि कभी भी कोई नया सेल नहीं। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति है वो हमेशा सेल से बनता है। किससे बनता है? सेल से बनता है, या फिर सेल के उत्पाद से बनता है। क्या? या फिर सेल के उत्पाद से बनेगा। या तो कोई व्यक्ति सेल से बनेगा या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनेगा। ठीक है, ये बोला था किसने? इन्होंने, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिख दें कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और द प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब कि या तो वो कोशिका से बने हैं या फिर कोशिका के उत्पाद से बने हैं। दोनों में, दोनों ठीक है। ठीक है, या तो वो कोशिका से, कोशिका के उत्पाद से। और जब इन्होंने बताया ना ये बात, मतलब कि बहुत जबरदस्त थ्योरी, मतलब उस समय की एकदम तहलका मचा दिया भाई, तहलका, एकदम तहलका ऑमलेट वाला बात हो गया। हाँ, कि तहलका मच गया एकदम कोशिका की दुनिया में। और जब इन्होंने ये बात कहा तो इसी बात के लिए इनको नवाजा, इनको बोला गया कि इस बात के लिए इनको फादर ऑफ सेल थ्योरी बोला गया। कहा गया कि कोशिका सिद्धांत के पिता स्लाइडन और स्वान बोला गया। किसके लिए? इसी पॉइंट के लिए। तो कई बार बोल देता है कि हु इज द फादर ऑफ सेल थ्योरी। अब जिनको पता नहीं रहता तो वो लोग क्या क्या बोल देते हैं? रॉबर्ट हुक। लेकिन आप लोग तो कॉम्पिटिटिव क्लब के स्टूडेंट हैं, अब तो आप लोग समझ गए क्या कि फादर ऑफ सेल पूछे तब रॉबर्ट हुक, और सेल थ्योरी आगे लगा दिया तो स्लाइडन एंड स्वान। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक अगले पाए 38-39 के बाद आए 1856 में, 1854 में कि 56 में ही आए, 1854 में आए। कौन आए? रूडोल्फ विर्चो नामक व्यक्ति, साइंटिस्ट रूडोल्फ
विर्चो, विर्चो, ठीक है। इन्होंने क्या कहा सेल थ्योरी में? इन्होंने कहा सेल थ्योरी में एक लाइन बोला सेल के बारे में कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। किसने बोला? रुडोल्फ विर्चो ने। और जब इन्होंने बोला तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला था। जब इसका ट्रांसलेशन किया गया तो इन्होंने कहा कि जो सेल है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कोशिका मतलब अपने आप को नया कोशिका कभी नहीं बना सकता है। मतलब कि कोई नया कोशिका का निर्माण कभी भी नहीं होता है। समझ आया? इन्होंने कहा कि जैसे एक बार अगर कोशिका बन गया तो उसके बाद कभी भी कोई नई कोशिका का निर्माण नहीं होता है। वो हमेशा पुरानी कोशिका से टूटकर एक नया कोशिका बनता है। अपने आप कोई नया कोशिका नहीं बन सकता है। उसी को बोलते हैं प्री एग्जिस्टेंस ऑफ सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। समझ आया? यानी सीधा सीधा कहें तो इन्होंने क्या बताया सेल थ्योरी, ये सेल डिवीजन के बारे में, कि एक सेल से हमेशा दूसरा सेल बनता है। कभी भी नया सेल एक अलग से उत्पन्न शरीर में नहीं हो सकता है। समझ आया? तब जाके ये सेल थ्योरी अब कंप्लीट हुआ। तो इस चीज को याद रखना है कि कोई भी जीवन की उत्पत्ति है वो क्या है? एक सेल है। अरे सेल थ्योरी क्या कहता है हमको? सेल थ्योरी कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सबका मतलब यही हुआ लगभग। तो इस दुनिया में क्या कोई ऐसा है जो कहता है कि एकदम आंख में आंख डाल के कि नहीं तुम गलत हो? कोई है क्या? कोई है? अगर कोई है तो बोलिए, क्या बोलता है सेल थ्योरी? सेल थ्योरी कहता है कि नहीं तुम गलत हो, और अगर तुम गलत हो तो हकीकत क्या है? क्या कोई ऐसा भी जीव है क्या कि जिसके पास सेल नहीं है? क्या कोई ऐसा जीव है जिसके पास सेल नहीं है? तो हाँ, दुनिया में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, जीव नहीं कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब कि लिविंग भी नहीं कह सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं, वो है वायरस, विषाणु। वायरस एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा है। ये वायरस क्या करता है? इसके पास लिविंग, क्या बोले, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्या बोले? नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है कि जिसके पास लिविंग भी मिल रहा है और नॉन लिविंग भी मिल रहा है? ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये संभव कैसे है कि जब भी वायरस कहीं मिल जाए, मतलब कि जैसे हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते हैं ना, उसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है। ठीक, तो अब जैसे मान के चलो यहीं पे पड़ा हुआ है, इस टेबल पे पड़ा हुआ है या इस बोर्ड पर है वायरस, हमको तो नहीं दिखेगा। तो जब भी वायरस जो है कहीं पे गिरा पड़ा हुआ है तो वो हमेशा मृत अवस्था में रहता है। कैसा? मृत अवस्था में, यानी नॉन लिविंग की तरह मृत अवस्था में मिलता है वायरस। डेड, एकदम लाश की तरह पड़ा रहेगा, ना हिलना डुलना कुछ नहीं। और जब वो मृत अवस्था में रहता है, जैसे ही उसके पास कोई एक एक्टिव सेल चल जाए, मतलब कि जैसे यहाँ मृत अवस्था है, हम यहाँ हाथ रख दे तो हाथ में चिपक गया, देखा कि अरे ये तो लाइव सेल है, ओहो मजा आ गया, अब तो हम भी जिंदा हो सकते हैं। सोचो कि कोई मृत अवस्था में है और कह रहा है कि अब तो हम भी जिंदा हो सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कौन? वायरस हो सकता है। कौन हो सकता है? वायरस हो सकता है। क्यों? क्योंकि पास इसको भगवान ने दिया है कि तुम जाओ और तुम दोनों के मजे लो, तुम मृत का भी मजा लो और जिंदा का भी मजा लो। तुम अगर पड़े हुए हो तो तुम अभी मृत अवस्था में पड़े हुए हो, लेकिन जैसे ही तुमको कोई एक एक्टिव सेल मिल जाएगा तो तुम अपने आप को एक्टिव कर लेना और फिर एक्टिव करके सबको इनएक्टिव कर देना। कोरोना में क्या हुआ? यही ना था कि वायरस एक बार घुसा और उसके बाद इनएक्टिव करने के लिए सामने वाले को इनएक्टिव कर रहा है।
डीएक्टिव कर रहा है ना। तो ये क्या करता है, एक्टिव होता है, लेकिन कैसे, जब इसको एक एक्टिव सेल मिल जाता है। ऐसे वो पड़ा हुआ है तो मृत अवस्था में। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो मृत अवस्था में पड़ा रहता है, तो आंसर है वायरस। क्या है आंसर, वायरस। वो पड़ा हुआ है तो मृत अवस्था में, ठीक है। तो क्या बोले, इसके पास दोनों का गुण होता है, लिविंग का भी और नॉन लिविंग का। लेकिन जैसे ही वो एक्टिव सेल के पास आता है और अपने आप को क्या कर लेता है, ये एक्टिव कर लेता है। क्या कर लेता है, एक्टिव कर लेता है और जी जाता है, ठीक है। और एक्टिव करके सीधा क्या है, अब आपके हाथ में चिपका हुआ है, आप कुछ खाना खाइए या नाक के आसपास ऐसे कुछ कीजिए, सांस लीजिए या खाइए पीजिए, तो वो नाक के जरिए या मुंह के जरिए कहाँ चल गया, शरीर के अंदर चल गया। और शरीर के अंदर एक बार वो चल गया तो सबसे पहले किसको देखता है, सुना होगा आपने कि सबसे पहले वो राइबोसोम को देखता है। किसको, राइबोसोम को। और राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम को जानते ही हैं कि एक प्रकार से फोटोकॉपी का मशीन भी बोला जाता है। वो क्या करता है कि एक सेल को 2 में तोड़ता है, 2 को 4 में, 4 को 8 में, 8 को 16 में, ऐसे क्या करता है, वो तोड़ना स्टार्ट करता है। क्या करता है, तोड़ना स्टार्ट करता है। और वैसे ही क्या होता है, फिर उस समय जो राइबोसोम है वो वायरस को बनाता है, और हमारे शरीर में जो WBC है वो उसको क्या देखता कि ये तो खतरनाक चीज़ है, इससे तो लड़ना चाहिए। तो वो उसके साथ क्या करता है, फाइट करता है। और जब दोनों आपस में लड़ाई करते हैं तभी ना हम लोग का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो कहते हैं ना कि इसको तो 102 डिग्री बुखार हो गया, 104 डिग्री हो गया, तो वो क्या है, उस समय वो क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं, इस कारण। तो यहाँ तक हमारे हिसाब से समझ आ गया सबको, क्लियर हुआ यहाँ तक। यहाँ तक अगर पूरा का पूरा क्लियर है, पूरा का पूरा क्लियर है यहाँ तक 1854 तक, ठीक है। तो आज हम अपना क्लास यहीं पर छोड़ते हैं, ताकि काफ़ी चीज़, काफ़ी पॉइंट आज बता दिए हैं, आपको ओवर ना हो जाए, इसलिए आज क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास बहुत अच्छा से चल रहा है, जैसा फिजिक्स पढ़ाए हैं, हालांकि आप लोग को लग रहा है कि सर कुछ लिखवा नहीं रहे हैं, तो आप लोग धीरे धीरे करके इसमें आप लिख सकते हैं। वरना अभी जैसे ये एक टारगेट बैच के रूप में चल रहा है ना ये क्लास, जिस दिन ये टारगेट बैच से हटेगा, मतलब टारगेट बैच कंप्लीट होगा, उसके बाद अगर आप लोग का कमेंट आया, आप लोग को लगा कि नहीं सर बहुत अच्छा है, और आपके एक तो समझिए कि भारत के एक बहुत धार्मिक जगह से, ज्ञान एवं मोक्ष की धरती जिसको कहते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था, तो उसी धरती से ये क्लास लाइव चलता है, गया जी से। बिहार का एक जगह है गया जी, एक बहुत बड़ा जिला है गया जी, वहीं से ये क्लास चलता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं क्लास अच्छा चल रहा है, तो ज़रूर आप इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, और हाँ अपना कमेंट भी लिखा कीजिए, ताकि हम लोग को पता चले कि हाँ कैसा क्लास लग रहा है। अपना शहर का नाम लिखे कि हम इस शहर से देख रहे हैं, ताकि हम लोग को पता चले कि कॉम्पिटिटिव क्लब कहाँ तक गया, ठीक है। तो हम लोग जल्दी सोच रहे हैं एक फाउंडेशन बैच लाने का। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास छोड़ते हैं। इससे पहले फिर से हम बता देते हैं कि जिस चैनल पर आपका क्लास चलता है उसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। देख लीजिए कॉम्पिटिटिव क्लब, ताकि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें, ठीक है। आज यहीं क्लास छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।